नमस्कार दोस्तों, साइंस सीरीज को और आज आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने 350 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आगे आज 351 से प्रारंभ करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो एजोला एनाबीना जैविक उर्वरक है, इसका प्रयोग धान में मुख्यतः किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन को उत्पन्न करते हैं। ये चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन के वृक्ष से प्राप्त होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो सबसे प्रमुख जीवाणु पाया जाता है वो है राइजोबियम। राइनोबियम ये तो गलत मिस्टेक है, राइजोबियम इसका सही उत्तर होगा। जड़ें निम्न भूमि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं अधिकांशतः। तो अधिकांशतः जो जड़ें होती हैं उनमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में जो हरा रंग का पदार्थ होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में पानी और ऑक्सीजन दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डीएनए का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अरविंद खुराना, जो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। जीन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले जोहानसेन हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा है? तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है वाटसन ने। आनुवांशिकी में उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवांशिकी में उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो है वो है क्रोमोसोम। डीएनए के द्वि हेलिकल यानी डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो यह है वाटसन और क्रिक। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित करने का श्रेय है वाटसन और क्रिक को जाता है। कोशिका की आंतरिक संरचना की थैली कहलाती है। तो कोशिका की जो आंतरिक संरचना की थैली है वो लाइसोसोम है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो जीवाणुओं को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखता है कहलाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका में 80% पानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये कोशिका में जो 80% पानी है कोशिका में पाए जाने पर, एक तो उत्तर और क्वेश्चन एक में ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका दीवार की उपस्थिति के कारण पौधे और जंतु में अंतर पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही मेन पौधे और पशु में अंतर होता है। गोल्जी निकाय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी निकाय का स्त्रावण करने का कार्य प्रमुख है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है पौधे के अन्य भागों को खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। वाहिनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो पौधों में जो पानी को ऊपर ले जाने का जिम्मेदार है वो है जाइलम, जबकि खाद्य पदार्थों को परिवहन करने के लिए फ्लोएम। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में जल की लंबी दूरी के प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पौधों में जल की लंबी दूरी को प्रवाह को सिद्धांत दिया है यह है जगदीश चंद्र बोस यानी कि जेसी बोस। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल, समुद्र या सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जाने के लिए सबसे कारगर उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि बकरी जब घास खाती है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, फिर जब बकरी को इंसान खाता है तो वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत काउंट होगा। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। तो हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधा है करील। करील एक कटीला वृक्ष होता है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
पर्यावरण के अजैविक अवयव का उदाहरण है, तो पर्यावरण का अजैविक घटक वायु जो है तो एक अजैविक घटक है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इनको हवा में उगाया जाता है। सबसे बड़ा प्राथमिक उत्पादक कौन करता है? तो प्राथमिक उत्पादन का कार्य करते हैं हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो वन क्षेत्र के लिए 1/3 यानी कि 33% होना चाहिए टोटल क्षेत्रफल का। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? तो मैंग्रोव खेती के लिए तो वैसे तो बंगाल के आसपास जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पाया जाता है, लेकिन प्रमुख क्षेत्र में देखा जाए तो दक्षिणी 24 परगना का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो एपीफाइट्स यांत्रिक समर्थन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। फाइटोट्रॉन एक प्रयोगशाला है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि को संभव होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो जैविक कृषि जो होती है वो पर्यावरण दृष्टि के बिल्कुल अनुकूल होती है। अधिकांश मरुस्थलीय पौधे रात्रि के समय ही क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए मरुस्थलीय पौधे भी रात के समय ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान मरुस्थलों में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया, तो संकल्पना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं ग्रीनलैंड। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो महासागरों का, समुद्र का होता है। मानव किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है? जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनस्पति की नई प्रजातियां और पालतू पशुओं की नई नस्लों का विकास होता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी पौधों की खेती और उनका व्यावसायिक प्रबंधन है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है, तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र यह जलमंडल, सागर या समुद्र कुछ भी हो सकता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मानव के निर्मित कृत्रिम निर्माण होते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण करना, तालाब का निर्माण करना, धान का खेत, इस तरह के जो निर्माण मानव के द्वारा किए जाते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटग्रस्त हैं। जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। भारत में पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, तो वनों की जो कटाई है वही पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है। तालाब उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कुछ लग रही है, इसको स्किप कर दें। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारण है? प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है मानव की गतिविधियाँ। मानव द्वारा जो किए जाते कार्य होते हैं वो प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करते हैं। बैक्टीक कवरेज का वन माना जाता है, तो बैक्टीक कवरेज का वन है जो ये पूर्वी बंगाल में सुंदरबन का माना जाता है। वह वनस्पति जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो वनस्पति है फाइकोसाइनिन। उच्च जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उच्च जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में। भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ उच्च जैव विविधता पाई जाती है, जैसे कि अमेजन का जंगल है अफ्रीका में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्त। अभी क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन इनको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
अब तक 400 क्वेश्चन हमने साइंस के कर लिए हैं। अभी लगभग 2600 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो आप इसे देखते रहिए। धन्यवाद।